जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आज बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। और ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कंप्राइज होता है आपका। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है आपके धार्मिक अधिकार, वो कौन से अधिकार हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये चार इसमें कीवर्ड्स हैं, एक एक करके इन कीवर्ड्स को डिकोड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम आर्टिकल 25 के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 25 जो है ये सभी व्यक्तियों को दिया गया है, ये सारे व्यक्तियों को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 25 जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागरिकों के लिए है, ये आपके सिटीजन्स के लिए भी है और ये आपके नॉन सिटीजन्स को भी एलोकेट किया गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो योर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति का जो आंतरिक जो उसका फ्रीडम है, जो उसकी आज़ादी है, वो ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट। सो इट इज़ एन इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड। अब गॉड के साथ कोई इंडिविजुअल किस तरह का रिलेशन रखना चाहता है, ये रखने का अधिकार उसे आर्टिकल 25 क्लॉज ए देता है, राइट। इम्पॉर्टेंट, ठीक। जैसे हम सबका अलग अलग तरीका होता है गॉड के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का। अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं, अगर हम अपने रिलीजन की जो स्टोरीज हैं उनको भी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं पे ईश्वर को जो है दोस्त दिखाया गया है। जैसे अर्जुन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, राइट। इसके अलावा द रिलेशनशिप बिटवीन मीरा एंड कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईश्वर को किस तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 25 का क्लॉज ए आपको ये देता है। उसके बाद है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब हो गया डेक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स, यानी आप अपने रिलीजन जो है, अपने धर्म से संबंधित जो आपके विचार हैं, जो आपके बिलीफ हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, राइट। इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस योर बिलीव्स, टू प्रोफेस योर फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आप लोगों को बता सकते हैं आप किस ईश्वर पर यकीन रखते हैं, राइट। फिर है आपका राइट टू प्रैक्टिस। यहाँ पर है बात हो रही है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स की, यानी कुछ लोग जो हैं वो लाइक अगर हम मुस्लिम इसकी बात कर लें तो कुछ लोग होते हैं जो पाँचों टाइम जो है नमाज पढ़ते हैं, राइट। अगर हम हिंदुज़म की बात कर लें तो कुछ लोग जो हैं वो लाइक प्रॉपर हवन यज्ञ करते हैं, कुछ लोग केवल दिया जलाते हैं, कुछ लोग केवल धूप जलाते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आपका संविधान आपको ये पूरा अधिकार देता है कि आप किस तरीके से अपनी वर्शिप करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी सेरेमनीज़ को कंडक्ट करना चाहते हैं। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट, राइट। राइट टू प्रोपेगेट। राइट टू प्रोपेगेट का मतलब ये है कि जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फिलॉसफी है आपके रिलीजन की, आप उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप उसे डिसेमिनेट कर सकते हैं, यानी उसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप इसका प्रचार प्रसार करें तो आप किसी को फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अपने धर्म की फिलॉसफी को प्रमोट करने का पूरा अधिकार है, उसके बारे में बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यू डू नॉट हैव द राइट टू फोर्सिबली कन्वर्ट अदर पीपल। लोगों को आप फोर्स, अब जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो फोर्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ गन पॉइंट की बात नहीं हो रही है। ये तो है ही है कि आप गन पॉइंट पे किसी को अगर किसी का रिलीजन चेंज करना चाहते हैं, इसमें फोर्स का मतलब जो है ये मनी टर्म्स में भी हो रहा है। यानी आप अगर किसी को पे कर रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन में अगर आप शामिल हो जाते हैं, वी विल पे दिस मच अमाउंट, ठीक है। तो इसको भी फोर्स कंसीडर किया गया है, तो ये आप नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम इन सारे सेक्शंस को पढ़ें या इन सारे क्लॉजेस को पढ़ें तो हमको पता चलता है कि हमारा जो संविधान है या जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है,
ये सिर्फ रिलीजियस बिलीव्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ फिलॉसफीज़ को, सिर्फ डॉक्ट्रिन्स को नहीं कंट्रोल कर रहा है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग, इट इज़ ऑल्सो अलाउिंग अस कि हम अपने तरीके से अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं आर्टिकल 25 के डोमेन में। पहला है रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, दूसरा है प्रैक्टिसेस। आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, अपने रिलीजन को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। दूसरा जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिटीजन्स को भी दिया गया है और नॉन सिटीजन्स को भी दिया गया है। सो इट इज़ अवेलेबल टू बोथ पर्सन्स एज इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, राइट। लेकिन इन सारे अधिकारों के ऊपर हमेशा की तरह कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि अगर पब्लिक ऑर्डर वायलेट होता है आपकी किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से, अगर पब्लिक मोरालिटी वायलेट होती है, अगर हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, तो इसको रोका जा सकता है, आपके रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे वैसे तो होना चाहिए था बट नहीं हुआ, जैसे कुंभ जो है, कुंभ मेला अभी हुआ था, राइट। और आप देखो तो कोविड का काफ़ी मैटर चल रहा है इस वक्त, और उस सिचुएशन में भी कुंभ को करवाया गया। सो जब कुंभ को करवाया गया तो कुंभ का आयोजन, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 25 आपको ये फंडामेंटल राइट देता है। लेकिन फिर अगर स्टेट चाहता, अगर सरकार चाहती तो वो उसको रोक सकती थी, बिकॉज दैट वॉज अगेंस्ट हेल्थ, राइट, दैट वॉज वेरी डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ। तो इसको आधार बना के कुंभ को रोका जा सकता था, बट दैट इज अगेन इट्स अप टू द स्टेट कि वो क्या डिसीजन लेना चाहती है, बट वो ले सकता था ये डिसीजन, ठीक है। फर्दर द स्टेट इज परमिटेड, क्या क्या कर सकता है, स्टेट को क्या अधिकार है, टू रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। स्टेट चाहे तो रेगुलेट कर सकता है, उसको रोक सकता है। किसको रोक सकता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, या इसके इतर अलग कोई सेक्युलर एक्टिविटी जो कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ पर, या कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब देखो 25 आपको क्या बोल रहा है कि आप अपने रिलीजन के हिसाब से चलो, लेकिन अब रिलीजन में अगर कुछ दिक्कतें परेशानी हैं तो उनको दूर कर सकता है। कौन दूर कर सकता है? स्टेट उनको दूर कर सकता है। स्टेट को ये ताकत दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम की बात कर लें तो इस्लाम में फॉर एग्जांपल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक मैटर है, तो स्टेट ने कानून बना के उसको ख़त्म किया, ठीक है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया, फिर स्टेट ने कानून बना के उसको ख़त्म किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट इज़ टारगेटिंग आर्टिकल 25? स्टेट इज़ टारगेटिंग द राइट टू द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम हिंदू धर्म की भी बात कर लें तो उसमें अनटचेबिलिटी जो है, राइट, उसको ख़त्म किया गया। तो रिलीजन के नाम पर ऐसा नहीं है कि सारी जायज़ और अनजायज़, जो अनजायज़ कुछ नहीं होता, सारी जायज़ और गैर जायज़ जो चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। तो स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो रिफॉर्म कर सकता है। धर्म में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उनको दूर कर सकता है थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट। जैसे मंदिर हैं तो कुछ मंदिर होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो सो कॉल्ड जो शेड्यूल क्लास हैं या लोअर कास्ट हैं उनको नहीं आने दिया जाता, तो स्टेट कानून बना के उनको अलाउ कर सकता है। तो ये अधिकार स्टेट के पास है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 25 जो है ये दो चीज़ों को और एक्सप्लेन करता है। क्या? पहला, वो ये कहता है कि जो सिख कम्युनिटी है उनको ये अधिकार है कि वो किरपान कैरी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो सिख कम्युनिटी की क्योंकि रिलीजन का वो मैटर बन जाता है, दैट इज़ द रीज़न दे कैन कैरी किरपान। और ये जो अधिकार है वो कहाँ से मिला है? आर्टिकल 25 से। किसी पीसीएस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से जो सिख कम्युनिटी है उनको किरपान कैरी करने का अधिकार मिलता है, तो ये मिलता है आर्टिकल 25 से। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 25 एक और चीज़ क्लियर करता है कि जहाँ जहाँ पर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में जहाँ जहाँ पर हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब उसमें आएंगे आपके सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ठीक है। तो हिंदू शब्द की जब बात होगी तो उसमें आपके कौन कौन आएंगे? सिख आएंगे। पहला है आपके सिख, दूसरे हैं आपके जैन और तीसरे हैं आपके बुद्धिस्ट। तो ये बातें क्लियर करता है आपका आर्टिकल 25, राइट।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी अब आप अपने धर्म को अपना रहे हैं, आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और आप उसके जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो रिचुअल्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब आप ये सब करोगे तो आपको इनको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 देता है। क्या क्या अधिकार आपको मिलते हैं? पहला, राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस। आप अपने रिलीजन के लिए एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, राइट, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेंपल बना सकते हैं या फिर आप मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, राइट। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। जब आप ये करेंगे, जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे तो आप उसको खुद ही उसका टेक केयर करेंगे, आप उसको खुद ही जो है उसके जितने भी मैटर्स हैं आप खुद मैनेज करेंगे, स्टेट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। इसलिए आप देखेंगे जो मंदिर होते हैं वो ट्रस्ट्स बनाते हैं और वो जो ट्रस्ट बनाते हैं उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी आपको मिलता है, ठीक है, आर्टिकल 26 में। इसके अलावा राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी रखी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जैसे गोल्ड हो गया आपका, प्रेशियस मेटल्स हो गए आपके, यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आपका लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया आपका, ठीक है, इनको आप मूव नहीं कर सकते, ठीक। तो ये अधिकार इनके पास है कि वो उसे किस तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। जब हमने आर्टिकल 25 पढ़ा था तो आर्टिकल 25 जो है वो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जितने भी राइट्स पढ़ो आर्टिकल 25 में वो सारे इंडिविजुअल राइट्स थे, लेकिन जब हम आर्टिकल 26 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 26 जो है ये इंस्टीट्यूशनल राइट्स हैं, यानी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को ये राइट दे रहा है, राइट। 25 तो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात कर रहा था, 26 क्या है? ये इंस्टीट्यूशनल राइट्स हैं, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिए गए राइट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को दिए गए राइट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम, whereas आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल 26 के ऊपर भी क्या है, कुछ आपको देखने को मिलती हैं लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस क्या है? सेम लिमिटेशंस जो 25 के ऊपर थी। पहला है आपका पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है आपका मोरालिटी और तीसरा है आपका हेल्थ, राइट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे, तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस डिनोमिनेशंस की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करता है, इट इज़ सुप्रीम कोर्ट जिसने इसको एलोबरेट किया। तो क्या क्या है इसमें? पहला है इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी और दो आदमी मिल आए और बोले कि नहीं वी आर अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड डॉक्ट्रिन्स। उनका अपना एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, अपनी विचारधारा होनी चाहिए, अपनी फिलॉसफीज होनी चाहिए, राइट। दूसरा क्राइटेरिया है इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है इसका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, इसका एक अपना नाम होना चाहिए, एक सेपरेट नाम होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिन आधार पर हम किसी को भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा दे सकते हैं। दिस वॉज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट। इसी में एग्जाम्पल है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट बोला कि रामकृष्ण मिशन जो है और आनंद मार्ग जो है, दीज आर रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन हिंदू रिलीजन। तो आपका हिंदुज्म जो है उसके अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशन कंसीडर किया गया है इनको। किसको? रामकृष्ण मिशन को, और किसको? आनंद मार्ग को। क्यों किया गया है? क्योंकि ये तीनों सिचुएशंस को मैच कर रहे हैं। कौन कौन सी सिचुएशन? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, तो आपको पता है कि रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो रामकृष्ण मिशन को फॉलो करते हैं। दूसरा, इट इज़ अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, रामकृष्ण मिशन इन इटसेल्फ अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नेम, बिल्कुल है, अपना एक अलग से नाम है इनका। ऐसी ऑरबिंदो सोसाइटी, ऐसे ही आनंद जो मार्ग है उसके लिए भी होता है, लेकिन जो ऑरबिंदो सोसाइटी है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको जो याद रखना है वो क्राइटेरिया याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन किए हैं फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब आ जाते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 27 की, एंड इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आर्टिकल 27, इट सेज दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और एनी रिलीजियस डोमिनेशन। तो आर्टिकल 27 ये कहता है कि भाई आप जो टैक्स दोगे, यानी जनता जो टैक्स देगी, उस टैक्स का पैसा किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं होगा, किसी एक रिलीजन को मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं होगा। देखो अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं आपको सेक्युलर जो आइडियोलॉजी है उसकी तरफ इशारा करते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, आर्टिकल 27 तो था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन द टर्म सेक्युलर वॉज नॉट मेंशन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको जोड़ा गया था कहाँ पर, उसको प्रेम्बल में जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन जब हम आर्टिकल 27 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलरेडी उन्होंने ये लिख दिया कि जो जनता का पैसा होगा, जो टैक्स का पैसा होगा, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं होगा, वो किसी एक रिलीजियस डोमिनेशन को डिनोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, तो स्टेट जो है वो पब्लिक का पैसा, जो पैसा उसने पब्लिक से कलेक्ट किया है थ्रू द वेज ऑफ टैक्सेस, वो यूज नहीं कर सकता किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि ये जो पब्लिक का पैसा है, ये जो टैक्स का पैसा है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द प्रमोशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स। अब स्टेटमेंट यूपीएससी आपसे ये पूछेगा दैट द पब्लिक मनी और द टैक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द परमिशन फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। रिलीजन के मेंटेनेंस के लिए और उसके प्रमोशन के लिए टैक्स का पैसा यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो पैसा केवल एक रिलीजन के लिए किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सारे रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो दैट इज़ अलाउड। ये इस पूरे पैराग्राफ का कैच है और आपको याद रखना है, इस तरह का स्टेटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा, टैक्स नहीं लगाएगा आपके ऊपर, यानी किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आपके ऊपर फीस लगाई जा सकती है। भाई पैसा तो चाहिए स्टेट को अगर धार्मिक कार्य प्रॉपर तरीके से करने हैं तो उसको पैसा चाहिए, तो वो आपके ऊपर लगाएगा फीस, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको कंट्रोल करना है, आपको सैलरीज प्रोवाइड करनी है लोगों को, आपको मैनेज करना है, तो स्टेट चाहे तो फीस लगाएगा, वो आपसे फीस चार्ज करेगा, बट वो टैक्स नहीं लगा सकता, राइट। और फीस किसके ऊपर लगेगी? सबके ऊपर नहीं लगेगी, जो आदमी जाएगा उसी के ऊपर लगेगी, यानी जो यात्री है। अभी जो आदमी जो है नीलकंठ जा रहा है या जो केदारनाथ जा रहा है, तो वहाँ पे स्टेट चाहे तो उनसे स्लिप कटवा सकता है, पैसे ले सकता है, लेकिन जो आदमी जा ही नहीं रहा है उससे नहीं लेगा, क्योंकि अगर जो जा ही नहीं रहा है उससे लेगा तो वो तो टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। अब आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 28 में, जो बात करता है आपका फ्रीडम, या आर्टिकल 28 है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो क्या बोलता है आर्टिकल 28, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 28, दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें पूरा का पूरा पैसा जो है स्टेट लगा रहा है, यानी सरकार लगा रही है, वहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे किसी भी धर्म के बारे में एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा पैसा सरकार का लग रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एडमिनिस्टर हो रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट के पास है, लेकिन उसको जो गठन किया गया था, उसको जो फॉर्म किया गया था, उसको जो बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, वो ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये वाला जो प्रोविज़न है, यानी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूरा पैसा स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, लेकिन अगर केवल स्टेट मैनेज कर रहा है और वो बनाया किसी ट्रस्ट के द्वारा है तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। Further, no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent. इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब उसको रिकग्निशन मिला है स्टेट से, या फिर उसको थोड़ा बहुत पैसा मिला, यानी पार्शियल फंडिंग हुआ है उसका,
ठीक है। तो इस केस में वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसके पास ये पूरा अधिकार होगा कि उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो ना करे, वो मना कर सकता है, ठीक है। और अगर वो कोई बच्चा है, अगर वो 18 साल से कम है, माइनर है, तो कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके परिवार से, उसके गार्जियन से, उसके पेरेंट्स से, राइट। तो अगर हम आर्टिकल 28 को पढ़ें तो आर्टिकल 28 में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला है इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी 100% पैसा इसमें सरकार का है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट। तो यहाँ पे स्टेट तो एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट ने इस स्कूल को बनाया है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तो इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हें रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन बने वो अपने पैसे से हैं। फिर है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन और यहाँ पे स्टेट जो है वो कभी कभी उनको पैसा दे देता है, एड दे देता है। तो अब आपको याद ये रखना है कि आपका ए कैटेगरी का जो स्कूल है, यानी ये वो स्कूल है जिसमें स्टेट की 100% फंडिंग है, यहाँ पर तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते हैं, इसमें तो कंप्लीट बैन है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब हम बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, यहाँ पे दिया जा सकता है। जब हम सी और डी की बात कर रहे हैं, यानी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो यहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस पर ये हो सकता है, यानी स्टूडेंट अगर चाहे तो वो डिनाई कर सकता है। लेकिन अगर वो 18 साल से कम है तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके कंसेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आर्टिकल 28 बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। आई होप आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन समझ में आया है, एंड नहीं आया तो एक बार आप इसको फिर से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जब भी आप ये लेक्चर सुने या पढ़ें, आप अपनी लक्ष्मीकांत 6 एडिशन के साथ ज़रूर इसको जो है सप्लीमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू।